थर्डवेल आर्ट एंड कल्चरल सोसाइटी आप लोगों का हार्दिक स्वागत करती है। आज हम लोग एक मुंशी प्रेमचंद की कहानी बड़े भाई साहब का मंचन करने जा रहे हैं, जिसमें एक्ट कर रहे हैं अनुवेश और सुशांत। कुछ 25 से 30 मिनट की एक कहानी है। इसके अंदर बीच में कोई भी इंटरवल नहीं है, क्योंकि दर्शक आप और परफॉर्मर के बीच में फासला बहुत कम है। तो प्लीज अपने फोन को साइलेंट मोड पे डाल दें। एक बार चेक कर ले अपना फोन, कहीं गलती से वो साइलेंट मोड पे ना हो। तो नाटक के बीच में कोई भी मध्यांतर नहीं है। उम्मीद करते हैं आपको हमारा प्रयास अच्छा लगेगा। तो देखते हैं मुंशी प्रेमचंद की लिखी हुई कहानी बड़े भाई साहब। पढ़ो। 2 2 1 2 2 2 जा 8 2 में 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2 2 जा 8 2 3 जा 9 2 4 जा 15। मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े, लेकिन केवल 3 दर्जे आगे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया जब मैंने शुरू किया, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वो जल्दबाजी से काम लेना पसंद न करते थे। वो इस भवन की बुनियाद को खूब मजबूत डालना चाहते थे, जिस पर आलीशान महल बन सके। 1 साल का काम वो 2 साल में करते थे, कभी कभी तो 3 साल भी लग जाते थे।
अगर बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायदार बने? मैं छोटा था, वो बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की थी, वो 14 साल के थे। उन्हें मेरी तंबीह और निगरानी का पूरा और जन्मसिद्ध अधिकार था, और मेरी शालीनता इसी में थी कि मैं उनके हुक्म को कानून समझूं। पढ़ो। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। बोल बोल के पढ़ो। राम, लक्ष्मण, अर्जुन, युधिष्ठिर। वो स्वभाव से बड़े अध्ययनशील थे, हरदम किताब खोले बैठे रहते, और शायद दिमाग को आराम देने के लिए कभी कॉपी पर, कभी किताब के हाशिए पर कुत्ते बिल्लियों की तस्वीरें बनाया करते। कभी कभी एक ही नाम या शब्द या वाक्य 10-20 बार लिख डालते। कभी एक शेर को बार बार सुंदर अक्षरों में नकल करते। मसलन एक बार उनकी कॉपी पर मैंने ये इबारत देखी, स्पेशल, अमीना, भाई भाई, दरअसल, भाइयों भाइयों, राधेश्याम, श्रीयुक्त राधेश्याम। 1 घंटे तक। इसके बाद एक आदमी का चेहरा बना हुआ था। मैंने बहुत चेष्टा की कि इस पहेली का कोई अर्थ निकालूं, लेकिन असफल रहा। मुझे उनसे पूछने का साहस ना हुआ। वो 9वीं जमात में थे और मैं 5वीं में। मेरे लिए उनकी रचनाओं को समझना छोटा मुंह बड़ी बात थी। मेरा जी पढ़ने में बिल्कुल ना लगता था। 1 घंटा की किताब लेकर बैठा पहाड़ था। मौका पाते ही हॉस्टल से बाहर निकल आता, कभी कंकड़ियां उछालता, कभी कागज की तितलियां उड़ाता, और कहीं कोई साथी मिल गया तो पूछना ही क्या। कभी 4 दीवारी पर चढ़कर नीचे कूद रहा, कभी फाटक पर सवार होकर उसे आगे पीछे चलाते हुए मोटर कार का आनंद उठाया। लेकिन कमरे में आते ही भाई साहब का वो रौद्र रूप देखकर मेरे प्राण सूख जाते। उनका पहला सवाल यही होता। कहाँ थे? हमेशा यही सवाल, इसी ध्वनि में हमेशा पूछा जाता, और इसका जवाब केवल मेरे पास मौन था। न जाने मेरे मुंह से ये बात क्यों ना निकलती कि जरा बाहर खेल रहा था, और भाई साहब के पास इसके सिवा और कोई इलाज था कि स्नेह और रोष से मिले हुए शब्दों से मेरा सत्कार करे। पढ़ो इसे। अबे बोल बोल के पढ़ो। के एन ओ डब्ल्यू। इस तरह अंग्रेजी पढ़ोगे ना तो पूरी जिंदगी पढ़ते रह जाओगे, घंटा कुछ नहीं आएगा तुम्हें। अंग्रेजी पढ़ लिया तो अच्छे पढ़ो। अंग्रेजी सीखने के लिए आंखें मोटी पड़ती है, खून जलाना पड़ता है अपना, तब जाकर कहीं ये विद्या आती है। और आती भी क्या है? हाँ, कहने को तो आ भी जाती है, पर बड़े बड़े विद्वान भी शुद्ध अंग्रेजी लिख नहीं सकते हैं। वो बोलना तो तुम भूल ही जाओ। और मैं तो कहता हूँ तुम इतने बड़े भोगा हो कि मुझे देखकर भी सीख नहीं लेते कि मैं ये पूरा दिन कितनी मेहनतें करता हूँ, तुम अपनी आंखों से देखते हो? अगर नहीं देखते तो ये तुम्हारी आंखों का कसूर है, तुम्हारी बुद्धि का कसूर है। तुमने मुझे कभी कहीं बाहर घूमते हुए देखा है? रोज ही ना जाने कितने क्रिकेट और हॉकी के मैच होते हैं, मैं आसपास तक नहीं भटकता। ऊपर से एक ही दर्जे में 2-2, 3-3 बातें पढ़ता रहता हूँ। तुम कैसे अंदाजा लगा सकते हो कि वो खेल कूद कर समय बर्बाद कर पास हो जाओगे? नहीं, मुझे तो 2-2, 3-3 साल लग जाते हैं एक ही दर्जे में, और शायद तुम तो जिंदगी भर एक ही दर्जे में पड़े रहोगे। कि समय बर्बाद करने से अच्छा है गांव जाओ और गांव जाके गुल्ली डंडा खेलो। ये बाबा की कमाई को बेकार में बर्बाद मत करे। मरो। मैं ये लताड़ सुनकर आंसू बहाने लगता। जवाब भी क्या था? अपराध मैंने किया, लताड़ कौन सा है? भाई साहब उपदेश की कला में निपुण थे। ऐसी ऐसी लगती बातें कहते, ऐसे ऐसे सुक्ति बाढ़ चलाते कि जिगर के टुकड़े टुकड़े हो जाते और हिम्मत टूट जाती। इस तरह जीत और मेहनत करने की शक्ति मैं अपने में ना पाता, और उस निराशा में जरा देर के लिए सोचने लगता। काम मेरा बूते का है ही नहीं, उसमें हाथ डालकर क्यों अपनी जिंदगी खराब करूं? लेकिन घंटे 2 घंटे के बाद निराशा के बादल फटते,
मैं इरादा करता कि आगे से खूब जी लगा कर पढ़ूंगा, चटपट एक टाइम टेबल बना डालता। आप बिना पहले से कोई नक्शा स्कीम तैयार किए कि काम कैसे शुरू हो, टाइम टेबल में खेलकूद की जगह बिल्कुल उठ जाती। प्रातःकाल 6 बजे उठना, मुंह हाथ धो नाश्ता कर पढ़ने बैठ जाना। 6 से 8 तक अंग्रेजी, 8 से 9 तक हिसाब, 9 से 9:30 तक इतिहास, फिर भोजन करके स्कूल। 3:30 बजे स्कूल से वापस आकर आधा घंटा, फिर 4 से 5 तक भूगोल, 5 से 6 तक ग्रामर, फिर आधा घंटा हॉस्टल के सामने टहलना, 6:30 से 7 तक अंग्रेजी कॉम्पिटिशन, फिर भोजन करके 8 से 9 तक हिंदी, 9 से 10 तक हिंदी, विविध विषय, फिर विश्राम। मगर टाइम टेबल बना लेना एक बात है, उस पर अमल करना दूसरी बात। पहले ही दिन उसकी अवहेलना शुरू हो जाती। मैदान की वो सुखद हरियाली, हवा के वो हल्के हल्के झोंके, फुटबॉल की वो उछल कूद, कबड्डी के वो दाव, वॉलीबॉल की वो तेजी और फुर्ती मुझे अज्ञात और अनिवार्य रूप से खींच ले जाती। और वहां जाते ही मैं सब कुछ भूल जाता। वो जान ले वो टाइम टेबल, वो आंख पढ़ पुस्तकें किसी की याद न रहती। और भाई साहब को नसीहत और फजीहत का अवसर मिल जाता। मैं उनके साये से दूर भागता, उनकी आंखों से दूर रहने की चेष्टा करता, कमरे में इस तरह दबे पांव होता, उन्हें खबर ना हो। उनकी नजर मेरी ओर पड़ी और मेरे प्राण निकले। हमेशा सिर पर नंगी तलवार लटकती मालूम हुई। फिर भी जैसे आदमी मौत और विपत्ति के बीच मोह और माया के बंधन में जकड़ा रहता, वे फटकार और गुड़किया खाकर भी खेलकूद का तिरस्कार न कर सकता था। सालाना इम्तिहान हुआ। भाई साहब फेल हो गए और मैं पास हो गया, दर्जे में प्रथम आया। जी में आया भाई साहब को आड़े आ दूं। कहाँ गई आपकी वो घोर तपस्या? मुझे देखिए, मजे से खेलता भी है, दर्जे में अव्वल भी हूँ। लेकिन वो इतने दुखी और उदास थे कि उनसे मुझे दिली हमदर्दी हुई और उनके घाव पर नमक छिड़कने का विचार ही लज्जास्पद जान पड़ा। हाँ, मुझे अपने ऊपर अभिमान हुआ और आत्मसम्मान भी बढ़ा। भाई साहब का बोलना मुझ पर नहीं था। दिल मजबूत था, अगर उन्होंने फिर मेरी फजीहत की तो साफ कह दूंगा, आपने अपना खून जलाकर कौन सा तीर मार लिया। मैं तो खेलते कूदते दर्जे में अव्वल आ गया। लेकिन जबान से ये हेकड़ी जताने का साहस न होते हुए भी मेरे रंग ढंग से साफ जाहिर होता था कि भाई साहब का वो आतंक मुझ पर नहीं था। भाई साहब ने इसे भाप लिया। उनकी सहज बुद्धि बड़ी तीव्र थी। जब एक दिन भोर का सारा समय मैं गुल्ली डंडे की भेंट करके ठीक भोजन के समय लौटा, मानो भाई साहब ने तलवार खींच ली और मुझ पर देखता हूँ नेक्स्ट साल पास हो गए, दर्जे में अव्वल आ गए तो बहुत बड़े नेता बन गए, नहीं तुम्हारे पाँव नहीं टिकते जमीन पर। मगर भाईजान, घमंड तो बड़े बड़ों को नहीं रहा, तुम कहाँ के शेर हो। इतिहास में रावण काल तो पढ़ा ही होगा, उसके चरित्र से कौन सा उपदेश लिया तुमने या यूं ही पढ़ गए। मैं इम्तिहान पास कर लेना बड़ी बात नहीं है, बड़ी चीज है बुद्धि का विकास। जो कुछ पढ़ो उसका अभिप्राय समझो। रावण भूमंडल का स्वामी था और ऐसे राजा को चक्रवर्ती कहते हैं। इस समय अंग्रेजों के राज्य का विस्तार भी बहुत बढ़ हुआ है, पर इन्हें चक्रवर्ती नहीं कहते। रावण चक्रवर्ती राजा था और संसार के सभी महिम उसे कर देते थे, यहाँ तक कि बड़े बड़े देवी देवता उसके गुलाम थे। आग और पानी के देवता तक उसके दास थे। मगर उसका अंत क्या हुआ? घमंड ने उसका नामो निशान तक मिटा दिया। अरे मैं चाहता हूँ इंसान चाहे जो कुछ कुकर्म करे पर अभिमान ना करे, इतना ही नहीं। अभिमान किया और दीन दुनिया दोनों जगह। शैतान का भी एक बार हाथ पढ़ा ही होगा तुमने। उसे ये अभिमान था कि ईश्वर का उससे बड़ा चाहने वाला भक्त कोई यही नहीं। उसका अंत क्या हुआ? स्वर्ग से नरक की ओर ढकेल दिया गया। शायरून ने भी एक बार अभिमान जताया था, भीख मांग मांग कर मर गया। तुमने तो अभी केवल एक दर्जा पास किया बेटा, अभी से सिर फिर गया तुम्हारा, तब तो पढ़ लिए तुम। ये याद कर लो तुम अपनी मेहनत से पास नहीं हुए, अंधे के हाथ बटेर लग गई।
और बटेर केवल एक बार लगती है, बार बार नहीं। ये तो गिल्ली डंडा में भी कभी कभार बहुत अच्छा निशाना लग जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो अव्वल खिलाड़ी है। अव्वल खिलाड़ी वो है जिसका कोई निशाना खाली ना जाए। और मेरे फेल होने पर ना जाना तुम। जिस दिन मेरे दर्जे में आ गए ना तुम, दांतों पसीना आ जाएगा जब अलजेब्रा और ज्योमेट्री के लोहे का चने चबाने पड़ेंगे और इंग्लिश का इतिहास याद करना पड़ेगा। नहीं, शहंशाह के नाम याद रखना तुम आसान समझते हो? 8 तो हेनरी हो गुजरे। कौन सा पाठ किस हेनरी के समय में हुआ है सब याद करना आसान समझते हो तुम? साहब हेनरी 8 की जगह हेनरी 7 लिख दिया, पूरा नंबर का। सिपर भी नहीं मिलेगा, सिपर भी ग्रेड तक। वो कौन सा ख्याल में तुम? दर्जनों तो जेम्स हुए, दर्जनों विलियम और कौड़िया विभाग से चार्ल्स। दिमाग बना जाएगा, आंधी हो जाता है, भागों के नाम ही नहीं खत्म होते। एक ही नाम के पीछे एक हम, 2 हम, 3 हम, चौमन पक पे लगाते चले गए। मुझसे पूछ लेगा ना 10 लाख नाम गिना देता ही नहीं। इसलिए जो कुछ कहता हूं ना उसकी गिरा बांध लो, नहीं पछताओ तुम। समझ आ रही है? कुछ बुद्धि में घुस रहा है तुम्हारी, खड़े असुर की तरह। आए बड़े स्कूल का समय नहीं करती, नहीं ईश्वर जाने ये उपदेश माला कब समाप्त हुई। अब तो भोजन भी मुझे नहीं स्वाद लग रहा। जब पास होने पर ये तिरस्कार हो रहा है, फेल होने पर तो शायद प्राणी ले लिए थे। भाई साहब ने अपने दर्जे की पढ़ाई का जो भयंकर चित्र खींचा था, उसने मुझे भयभीत कर दिया। स्कूल छोड़कर घर नहीं भागा, यही ताज्जुब है। लेकिन इतने तिरस्कार पर भी पुस्तकों में मेरी रुचि ज्यों की त्यों बनी रही। खेलकूद का कोई अवसर हाथ से ना जाने देता। पढ़ता भी मगर बहुत कम, इतना कि रोज का टास्क पूरा हो जाए और दर्जे में जलील ना होना पड़े। अपने ऊपर जो विश्वास पैदा हुआ था वो फिर विलुप्त हो गया और फिर जीवन चोरों से कटने लगा। फिर सालाना इम्तिहान हुआ। भाई साहब फिर फेल हो गए। और मैं फिर पास हो गया। मैंने बहुत मेहनत नहीं की और न जाने कैसे दर्जे में आ गया। मुझे खुद अचरज हुआ। भाई साहब ने प्राणांतक परिश्रम किया। कोर्स का एक एक शब्द जाग गया। इधर 10 बजे रात तक, इधर 4 बजे भोर तक। 6 से 9:30 स्कूल जाने से पहले मुद्रा कांतिहीन हो गई थी, मगर बेचारे फेल हो गए। मुझे उन पर दया भी आती थी। जब नतीजा सुनाया गया तो वो रो पड़े और मैं भी रोने लगा। मेरे पास होने की खुशी आधी हो गई। अगर मैं भी फेल हो गया होता तो कम से कम भाई साहब को इतना दुख तो ना होता। लेकिन विधि की बात कौन डाले। अब मेरे और भाई साहब के बीच केवल एक दर्जे का अंतर है। मेरे मन में कुछ भावना उठेगी, कहीं भाई साहब 1 साल और फेल हो जाए तो मैं उनके बराबर हो सकूं। फिर वो किसी आधार पर मेरी फजीहत कर सकेंगे। लेकिन नहीं, इस भावना को मैंने दिल से बर्बाद निकाल डाला। आखिर वो मुझे मेरे हित के विचार से ही तो डांटते हैं। मुझे इस वक्त अप्रिय लगता है वर्ष, मगर शायद उनके उपदेशों का ही असर है कि मैं धनाधन पास हो जाता हूं, वो भी इतने अच्छे नंबरों से। अब भाई साहब बहुत कुछ नरम पड़ गए। कई बार मुझे डांटने का अवसर पाकर भी उन्होंने धीरज से काम लिया। वो खुद समझने लगे थे कि उन्हें मुझे डांटने का अधिकार नहीं रहा। क्या रहा अभी तो बहुत कम। मेरी स्वच्छंदता बढ़ी, मैं उनकी सहिष्णुता का अनुचित लाभ उठाने लगा। मुझे कुछ ऐसी धारणा हुई, मैं तो पास हो ही जाऊंगा, पढ़ूं या ना पढ़ूं, मेरी तकदीर बर्बाद है। इसलिए भाई साहब की तरफ से तो थोड़ा बहुत पढ़ लिया था। मुझे कनकौवे उड़ाने का नया शौक पैदा हुआ। अब सारा समय पतंगबाजी की भेंट होता था। मैं भाई साहब का अदब करता था और उनकी नजर बचाकर कनकौवे उड़ाता था। कन्ने देना, मांझा बांधना, सब सारी तैयारियां गुप्त रूप से हल की जाती थी। मैं भाई साहब को यह संदेह न होने देना चाहता था कि उनका सम्मान और लिहाज मेरी नजरों में कम हो गया है। एक दिन संध्या समय हॉस्टल से दूर एक कनकौवा लूटने में बेतहाशा दौड़ा जा रहा था। आंखें आसमान की ओर थी और मनुष्य आकाशगामी पथिक की ओर, जो मंद गति से झूमता हुआ पतन की ओर आ रहा था।
मानव को याद पर स्वर्ग से निकलकर विरक्त मन से नया संस्कार ग्रहण करने जा रही हूँ। बालकों का पूरा चेहरा उसके पीछे लग गया और झरदार वासनियों का स्वागत करने आ रही थी। मानो उन्हें किसी की खबर ना हो। मानो आकाश में पतंग के साथ ही उड़ जाना चाहते हो, जहां सब कुछ क्षमता लेना मोटर कारें हैं, ना ट्रम ना गाड़ी। अपने इस जड़बुद्धि दिमाग को कुएं में डाल के आ गए हो क्या तुम? कितनी बार मैंने क्या मखदूमा को तुम बरसाती लौंडे के साथ मना किया था कि नहीं? तुम्हें शर्म आती है नहीं? तुम मेरी बात का कुछ ख्याल है कि नहीं? अब तुम 8वीं जमात में नहीं हो, मुझसे केवल एक दर्जा नीचे हो तुम। अबे आदमी को कुछ नहीं, कम से कम अपनी पोजीशन का तो ख्याल होना चाहिए। एक समय था जब लोग 8वां दर्जा पास करके नैयब तहसीलदार बन जाते थे। मैं कितने ही ऐसे मिडिलचू को जानता हूं जो आज अव्वल दर्जे के मजिस्ट्रेट या सुपरिटेंडेंट है। कितने ही ऐसे 8वीं जमात वाले हमारे लीडर, समाचार पत्रों के संपादक हैं। और एक ये हैं जनाब, उसी 8वें दर्जे में आकर इन बाजारी लौंडों के साथ ढेले कंगों की डोर पकड़ते हुए घूम रहे हैं। कभी कभार तो तुम्हारी इस जड़ बुद्धि पर बहुत दुख होता है। इसमें कोई शक नहीं कि तुम बहुत जहीन हो, लेकिन जो जहीनी का मैं चार डालूं जो तुम्हारे रात गौरव की हत्या कर डाले। तुम समझते हो कि मैं भाईजान से मैं एक दर्जा नीचे हूं और अब उन्हें मुझे कुछ भी कहने का कोई हक नहीं है, लेकिन गलत हो तुम। आज चाहे तुम मेरी जमात में आ जाओ और अगर परीक्षकों का यही हाल रहा तो निसंदेह अगले साल तुम मेरी जमात में या उससे भी आगे निकल जाओ, लेकिन फिर भी मुझमें और तुम्हें 5 साल का अंतर है। जिंदगी को जीने का मुझे तुमसे कहीं ज्यादा अच्छा अनुभव है, उसके बराबर तुम कभी कर ही नहीं सकते। मुझमें और तुम में 5 साल का अंतर है और रहेगा, उस बात को तुम तो क्या खुद भी नहीं मिटा सकता, चाहे तुम कलेक्टर बन जाओ या बड़े अफसर बन जाओ। और ये समझ है ना, किताबें पढ़ने से नहीं आती है, दुनिया देखने से आती है। हमारे पापा ने कोई दुनिया नहीं देखी और हमारी अम्मा तो शायद 6ठी या 7वीं जमात से आगे ना गई, लेकिन फिर भी उन्हें हमें समझाने सुधारने का पूरा अधिकार है। केवल इसलिए नहीं कि वे हमारे जन्मदाता है, बल्कि इसलिए कि दुनिया को जीने का उन्हें हमसे कहीं ज्यादा अच्छा अनुभव है। आकाश में कितने नक्षत्र हैं या कौन से एंट्री ने किस सन में जन्म लिया या फलाना ठिकाना, ये सारी बातें उन्हें मालूम हो या ना हो, लेकिन फिर भी लाखों ऐसी बातें जिनका उन्हें हमसे कहीं ज्यादा अच्छा ज्ञान है। अबे हम लोग तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्च महीने भर कैसे चलेगा। नहीं मुझे बताओ, अगर मैं बीमार हो गया तुम क्या करोगे? बाबा को तार देने के अलावा ऐसा कौन सा काम है जो तुम कर पाओगे? बताओ। लेकिन तुम्हारी जगह अगर बाबा हो ना तो किसी को तार दे, ना ही घबराए, ना बदमाश हो, पहले महज मेरा इलाज करेंगे, अगर उसमें ऐसा बोलोगे तब किसी डॉक्टर को बुलाएंगे। और एक बात याद कर लेना, जितने पैसों में आज हम और तुम गुजारा कर रहे हैं ना, उसके आधे पैसे में बाबा ने अपनी उम्र का एक बड़ा भाग नेक नामी और इज्जत के साथ गुजारा और कुटुंब का पालन भी किया है, जिसमें कुल मिलाकर 9 लोग थे। अब आप हमारे हेडमास्टर साहब को ले लो, एमए पास है कि नहीं, और यहाँ के नहीं ऑक्सफोर्ड के, 1000 रुपए महीने पाते हैं, लेकिन उनके घर का खर्च कौन देखता है? उनकी बूढ़ी माँ। पहले खुद घर का खर्च देखते थे तो पैसा ही पूरा नहीं पड़ता था, हमेशा कर्जदार रहते थे, लेकिन जब से उनकी बूढ़ी माँ ने घर का होश संभाला ना, तो जैसे यूं समझ लीजिए कि उनके घर में लक्ष्मी आ गई। नहीं मुझे बताओ, तुमसे कह दिया कि समय की पाबंदी पर एक निबंध लिखो जो 4 पन्नों से कम का ना हो। अब आप कॉपी खोलिए, कलम हाथ में लीजिए, उसके नाम को रोते रहिए। नहीं आप लोग मुझे बताइए, कौन नहीं जानता कि समय की पाबंदी बहुत अच्छी चीज है। इससे आदमी के जीवन में संयम आ जाता है और तो और दूसरे लोगों को भी स्नेह होने लगता है, यहाँ तक कि उसके कारोबार में भी उन्नति होने लगती है। लेकिन इस छोटी सी बात को कहने के लिए 4 पन्ने भरने की जरूरत? अरे हम सब चाहते हैं जो कुछ कहना है चटपट कहें और अपनी राय लें, मगर नहीं, आपको 4 पन्ने भरने पड़ेंगे, वो भी फुल स्केप के। अनर्थ तो तब हो जाता है जब कहते हैं संक्षेप में लिखो। बच्चा भी इतनी बात समझता है, लेकिन अध्यापकों को कौन समझाए? ऊपर से दावा करते हैं कि हम अध्यापक हैं। तो जिस दिन तुम मेरे दर्जे में आओगे ना, उस दिन तुम्हें पता लगेगा कि घर का कैसे घर देखते हैं, कैसे दाल रोटी चलती है घर की। समझे कुछ? और सुनो, ये जो ख्याल तुम्हारे दिमाग में चल रहा है ना कि तुम मेरे समीप आ गए हो तो अब तुम स्वतंत्र हो। अब देखो, मेरे रहते तुम बेरा तो चल नहीं पाओगे और ना ही मैं चलने दूंगा। और अगर तुम यूं ना मानोगे तो मैं इसका प्रयोग भी कर सकता हूं।
मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी बातें जहर लग रही होंगी, लेकिन मैं भाई साहब की इस नई युक्ति से नतमस्तक हो गया। मुझे सचमुच आज अपनी लघुता का अनुभव हुआ और उनके प्रति मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई। हरगिज नहीं, आप जो कुछ कह रहे हैं सब सही है और आपको उसको कहने का पूरा अधिकार है। मैं तुम्हें कनकोए उड़ाने के लिए मना नहीं करता, तुम्हें खेलने कूदने के लिए मना नहीं करता। मैं भी चाहता हूं कि तुम्हारे साथ खेलूं, तुम्हारे साथ बाहर घूमूं, तुम्हारे साथ कनकोए उड़ाऊं। लेकिन अगर मैं ही बेराह चलूंगा तो तुम्हें कौन संभालेगा? संयोग से उसी वक्त कटा हुआ कनकौआ हमारे ऊपर से गुजरा। बालकों का पूरा बोला उसके पीछे पीछे भाग रहा था। भाई साहब लंबे थे, उन्होंने उछल कर उसकी डोर पकड़ ली और बेतहाशा हॉस्टल की तरफ भागे और मैं भी उनके पीछे पीछे। बड़े भाई साहब सुशांत, म्यूजिक पे थे हमारे हर्षित और लाइव पे नितिन और मैं विजय। फोटोग्राफी में ध्रुव। तो उम्मीद करते हैं कि हमारा ये नाटक बड़े भाई साहब थर्ड वेल आर्ट एंड कल्चरल सोसाइटी की प्रस्तुति आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को बताएं, अपने रिश्तेदारों को बताएं। अगली संडे हम लोग एक म्यूजिकल रंग आयन का प्रोग्राम कर रहे हैं 1 जनवरी को, स्वर आगमन करके। तो उसमें 6 बजे हम लोग वापस मिलें। लाइक कमेंट शेयर करें ना करें, मगर ऑनलाइन हमारे साथ रहें या ना आए, मगर ऑफलाइन हमारे साथ यहाँ पर आए, बैठें, बात करें और नाटक देखें। और अगर आप हमारे साथ कुछ सहयोग करना चाहते हैं तो यहाँ पे एक बॉक्स है, कंट्रीब्यूशन बॉक्स, जिसमें आपका 1 रुपया भी हमारे लिए बहुत अहमियत रखेगा। थैंक यू सो मच। अरे 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 बहुत बढ़िया। हाँ जी, ये कर रहे हैं, देख रहे हैं। ये जैसे कि हम सब देख लिया, बना दिया रोटी चट्टी बराबर आ रही है। अरे वाह, क्या लड़की बड़ी है। हाँ।
मैंने देखा तो उसमें पोस्टर नहीं लगाया था। ये सब मिस हो गए हैं। और अभी म्यूजिक वाला राहुल वाला पोस्टर यहाँ पे नहीं लगा, मगर ये सब फ्रेम करवाए इसको